हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास। तो समास को हम शुरू करने से पहले जानेंगे कि समास क्या है, समास के बारे में जानेंगे और इसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि समास समझ में नहीं आता है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो हम इसको एक सरल तरीके से समझते हुए, इसको आसान इसके उदाहरण लेते हुए हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे आया है, कैसे क्या है इसके बारे में हम पूरी इसकी जानकारी लेंगे। और इसके साथ हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे कि हमारे जो पेपर में किस तरीके से प्रश्न किए जाते हैं, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या होता है और जो समास की जो प्रक्रिया है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम शुरू करते हैं। समास क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास क्या है। तो देखते हैं। समास क्या है, अगर हम अपनी भाषा में या अपने बोलने के तरीके में अगर जो समझे इसको कि क्या होता है समास, तो समास क्या होता है, समास संक्षेप करने का एक तरीका होता है। तो अगर हम बोले कि समास क्या है, समास क्या है, संक्षेप करना होता है, संक्षेप करना है ना। ये समास में होता क्या है, समास में क्या होता है, हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और कारक चिन्हों को हम हटा के उस शब्द को हम संक्षेप कर देते हैं। तो जो वो प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो हम संक्षेप करके जो नया शब्द बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, समस्त पद कहते हैं। जिस प्रक्रिया से नया शब्द बनता है तो उस जो नया शब्द है उसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। इसके बाद आता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इसी समस्त जो हमारा पद होता है इसको जब हम खोल के लिखते हैं, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम समास विग्रह कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या होता है। इसमें होता है, एक होता है प्रथम पद, जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं इसको हम। एक होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं इसको, दूसरा पद। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उत्तर पद कहते हैं, इसे हम उत्तर पद भी कहते हैं, उत्तर पद। अब हम देखते हैं कि इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं कि ये प्रथम पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। इसके बारे में जानते हैं कि ये पूर्व पद और उत्तर पद है क्या चीज़। तो जो ये पूर्व पद होता है, जब हम समास विग्रह करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं एक, यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा समस्त पद है। क्या है ये हमारा समस्त पद हो जाता है। और जब हम इसको इस समस्त को हम जब अलग अलग करके लिखते हैं तो जो वो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं इसको हम, समास विग्रह कहते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं जब हम नया शब्द बनाते हैं तो इसमें जो ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह जो हमारे होते हैं, इनका लोप हो जाता है।
कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और हमारा नया शब्द बन जाता है, जिसका हमने इसका एक संक्षेप कर दिया, इसका संक्षिप्त रूप कर दिया। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? हम उनको समास कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारी प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, इस पे चंद्र बिंदु आएगा, मुंह मांगा, अर्थात इसका अगर हम देखें तो क्या होगा? मुंह से मांगा हुआ। तो जो यहाँ पे ये है, हम देखें तो जब हमने नया शब्द बनाया तो इसमें क्या हो गया? हमारी कारक चिन्हों को हम विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, तो इनका क्या होता है? लोप हो जाता है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है तो यहाँ पे समास आएगा, ये समाज लिखा हुआ है, सॉरी मैंने भी समाज ही लिख दिया, समास। समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समास से बनने वाला नया शब्द, जैसा कि मैंने आपको बताया, समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है, या ये होता है। समस्त पद के टुकड़े या खंड करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं हम उस प्रक्रिया को? समास विग्रह कहते हैं। अब हमने देखा कि समास विग्रह किसको कहते हैं, समस्त पद क्या होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारे भेद हैं, समास के कितने भेद हैं। भेद देख लेते हैं। एक हमारा है अव्ययी भाव समास। पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके अच्छे से उसको समझेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्यय भाव समास के बाद क्या आता है हमारा? तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्वंद्व समास। और हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्यय का अर्थ, अव्यय का अर्थ हमें पता है, जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं। ये उपसर्ग होते हैं, कुछ इनमें उपसर्ग भी होते हैं। उपसर्ग ये पूरे तरीके से उपसर्ग नहीं कह सकते, इनमें उपसर्ग का भाव होता है। ठीक है, अव्यय में क्या होता है? अव्यय जो समास होता है, इसका प्रथम पद हमारा क्या होता है? प्रथम पद बोले या पूर्व पद बोले, इसका पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है? ये हमारा इसका प्रधान होता है। पूर्व पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। उदाहरण से लेते हैं, जैसे आजन्म, आजन्म हो गया, ठीक है। आजीवन हो गया, तो ये हमारे ये क्या है? इसका पूर्व पद हमारा क्या हुआ? ये हमारा इसका प्रथम पद या पूर्व पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। इसी के साथ हम परिभाषा बाद में देखेंगे, फिर हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास में क्या होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहले हम इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो देख लेते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ सकती है। पहले हम इसके पहचान देख लेते हैं कि अगर हम आसानी से इसको कैसे पहचान सकते हैं, फिर हम इसको बारीकी से भी जानेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है?
द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद हमारा क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, या कहें तो इसमें हम उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, इसका प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसकी अगर हम पहचान देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। इसके जो दोनों इसमें जो देखें तो इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान भी का भी बोध होता है। इसमें हमें विशेषण और विशेष्य भी, विशेषण और विशेष्य भी होता है इसमें हमारा। और क्या होता है इसका भी हमारा उत्तर पद या द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। पद हमारा इसका क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद कर्मधारय हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। देख लेते हैं द्विगु समास में क्या होता है। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास में, द्विगु समास में हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रथम या पूर्व पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। और जो ये प्रथम पद या पूर्व पद होता है ये हमारा संख्यावाचक होता है। क्या होता है, ये हमारा संख्यावाचक होता है। ठीक है, जैसे 1, 2, दशानन, जैसे इसमें 10 आनन है। जैसे कि अगर इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी बोला दशानन हो गया, जब इसमें अगर अर्थात का हमारा अर्थ निकलता है, अर्थात से कोई तीसरा निकलता है तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। अन्यथा जैसे कि नवरत्न और ये सब हो गए, इसमें नव जैसे 9 है ना, 9 रत्नों का समूह, जिसमें समूह का हमें बोध होता है, संख्या का बोध होता है। प्रथम पद इसका यहीं से हम इसमें इसकी पहचान सबसे ये अच्छी क्या है कि ये संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है। तो हम इसको देखते ही पहचान सकते हैं कि जिसमें संख्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, मैंने क्या बोला, नवरत्न हो गया है ना, ये जो नव है 9 रत्नों का समूह, तो ये क्या हो गया हमारा, ये संख्या है ना, संख्यावाची शब्द है हमारा। तो द्विगु समास की हमने पहचान देखी। प्रथम पद इसका क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसके बाद देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें उससे द्वंद्व है, हमारा उससे लड़ाई झगड़ा या जो भी है, एक दूसरे से द्वंद्व है हमारा। तो द्वंद्व का अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखें तो या तो हम उन चीज़ों के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, या फिर हम उन चीज़ों के पूरक होते हैं। इसी चीज़ से होता है। तो अगर हम देखें द्वंद्व में क्या होता है, या तो हम उस चीज़ के पूरक होते हैं, या हम उसके क्या होते हैं, या हम उसके उल्टे, या उसका उल्टा, या हम उसका विपरीत होते हैं। उसके पूरक होते हैं या उल्टा होता है, ये मैंने बताया। और इसके क्या होते हैं, इसके दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, है ना। उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि दाल रोटी, तो यहाँ पे दाल रोटी से हमें क्या समझ में आता है, दाल और रोटी एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बीच में ये योजक चिन्ह भी होता है। इनके बीच में जैसे दाल और रोटी, तो ये क्या है, दाल रोटी एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। जैसे गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम या
गर्म या ठंडा। ये कहने से हमें क्या बोध होता है, हमें इसका, ये एक दोनों के विपरीत हो गए, इसके उल्टा हो गया है ना। तो इसमें और या अथवा इन चीज़ों से भी हम इसको पहचान सकते हैं। सबसे आसान है इसका कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं या ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, या फिर इनका दोनों पद क्या होता है, इनके दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसका क्या होता है, इसका कोई अन्य अर्थ ही प्रधान होता है, या फिर इसमें अर्थात करके जो अन्य जो हमारा पद निकलता है वो इसका जो होता है वो इसका तीसरा पद बोल सकते हैं जिसको, या अन्य बोल सकते हैं, तो वो इसका क्या होता है, वो इसका प्रधान होता है। तो एक बार देख लेते हैं, हमने क्या देखा कि अव्यय भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद कैसा होता है, अव्यय भी हो सकता है, वो अपना उपसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखें जेब कतरा, जेब कतरे से क्या समझ में आया है, जेब को कतरने वाला, जो जेब को कतरने वाला है, मतलब जो उत्तर पद है वो हमारे एकदम हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में एकदम से आता है, क्या है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष का। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें भी इसका दूसरा पद ही प्रधान होता है कर्मधारय में। फिर आता है द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान ना होके तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो ये हमारे इनके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें थी जिससे हम आराम से आसानी से उसको पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं समास पद के प्रकार, जो हमने पहले भी देखे कि पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद का जो मैंने आपको बताया अर्थ या तो पहला या प्रथम पद बोला जा सकता है, उसके बाद आता है उत्तर पद या दूसरा पद भी जिसको हम बोलते हैं प्रधान पद, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, और दोनों अप्रधान पद। ठीक है, पूर्व पद से अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा बनता है, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया है, अव्ययी भाव समास हो गया है। पूर्व पद से हमारा अव्ययी भाव हुआ। उत्तर पद से हमारा क्या होता है, उत्तर पद से हमारा तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास होता है, और इसी में हमारा कर्मधारय भी होता है, क्योंकि कर्मधारय में भी क्या होता है, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास। ठीक है, फिर प्रधान पद अर्थात दोनों, यहाँ पे आएगा दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, हमारे द्वंद्व समास में हमारे क्या होता है, द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव में होता है, और पूर्व पद संख्यावाची किस में होता है, द्विगु समास में होता है। दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं, हमारे बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद ही अप्रधान रहते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। तो अब एक बार देख लेते हैं एक एक करके कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले समास से, हमारा अव्ययी भाव है। इसमें जैसा कि हम ऊपर से बताते आ रहे हैं, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, उससे अव्ययी भाव समास हम कहते हैं। हमने बहुत ही सरल भाषा में इसकी जो इसकी परिभाषा है वो हमने बहुत ही सरल की है, जो आपको समझने में आसानी से आपके समझ में आ जाए और आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें।
तो उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो समास प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा समस्त पद कहलाता है। और जब हम उसके टुकड़े कर देते हैं वही चीज हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि यथाशक्ति और शक्ति के अनुसार ये क्या हो गया, हमारा इसका विग्रह हो गया। और हम इसके उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आजन्म, जन्म भर, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, दिन दिन। देखो, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथा संभव, जैसा संभव हो, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे प्रति, ये हाथों हाथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारे संज्ञा शब्दों से इसके साथ क्या आता है, जो हमारे अव्यय या उपसर्ग होते हैं उसमें हमारे ये संज्ञा शब्द आते हैं, उनके साथ मिलके हमारा क्या बनता है, उनके साथ मिलके हमारे अव्ययी भाव समास बनते हैं। यथा हो गया, इसमें प्रति हो गया, तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे और उदाहरण है इसके अव्ययी भाव के। तो भरपेट हो गया, जैसे पेट भर के, अनुरूप, रूप के योग्य, सादर, सादर मतलब आदर के साथ, अर्थात अनजाने, बिना जाने। तो जो ये हमारे इनमें क्या है, इनमें प्रथम पद प्रधान है। आप देख सकते हैं पेट, क्या हमने पेट भर के, है ना, रूप के योग्य, तो रूप यहाँ पे क्या है, ये प्रथम पद है इसका। आदर के साथ, जैसे स, है ना, आदर के साथ, अनजाने, बिना जाने। इसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जो तत्पुरुष हमारा समास है उसमें क्या होता है, कारक की विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है तो यहाँ पे आप लोप कर लीजिएगा। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किसका हो जाता है, कारक की विभक्तियों का। उनको हम परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। तो उनके अनुसार जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और ये द्वितीय से लेके सप्तमी तक होते हैं। जैसे कि अब देख लेते हैं, पहला हमारा कर्ता ना होके ये हमारा यहाँ कर्म से शुरू होता है, कर्म तत्पुरुष। जिसमें कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, जो हमारी को विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। किसका हो जाता है, को का लोप हो जाता है। जैसे मत को देने वाला, मत को देने वाला क्या हो गया, मतदाता। मत को देने वाला क्या हो गया, मतदाता। यश को प्राप्त, किसको प्राप्त, यश को प्राप्त। अगर हम इसका बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, यश प्राप्त हो गया। जैसे धन को प्राप्त, धन प्राप्त हो गया। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। पॉकेट मार हो गया, क्या, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है। रथ चालक, क्या, रथ को चलाने वाला। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या होता है, को हमारी जो विभक्ति है उसका यहाँ पे लोप हो जाता है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, है ना। तो ये हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं इसके। अब हम दूसरे पे आते हैं। इसका जो दूसरा है करण कारक। करण कारक का हम सभी को पता है कि हमारे कितने होते हैं, ये हमारे ये 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, है ना, कर्ता, कर्म, करण हो गया। ये सब हमारे, अब जैसे कि ये मैं इनको लाइन वाइज पढ़ाऊंगी। अब हम पढ़ रहे हैं करण कारक। करण कारक में क्या होता है, करण कारक में से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे कारक चिन्ह जो से या के द्वारा होते हैं इनका क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से हम जल्दी से समझ पाते हैं। जैसे पद दलित, पद से दलित। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, मुंह मांगा यानी कि मुंह से मांगा, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु आएगा। मन चाहा, क्या, मन से चाहा हुआ जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे से जो यहाँ पे हमारी विभक्ति है उसका यहाँ पे क्या हो गया है, लोप हो गया है। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। आप देख सकते हैं यहाँ पे शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यहाँ पे ये एक मात्रा आएगी, शोक से ग्रस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी विभक्तियों का क्या हो गया है, लोप हो गया है। देवदत्त, देव के द्वारा दिया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित जो है
वो हमारे इसमें क्या हो गया, लोप हो गया है इनका। इसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, इसमें समास, इस समास में क्या होता है, संप्रदान की विभक्ति के लिए जो होता है, के लिए का क्या होता है, के लिए का हमारा यहाँ पे लोप हो जाता है। ठीक है, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरणों से अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे राष्ट्र प्रेम हमारा जो शब्द है, जो हमारा समस्त पद है, समास है, उसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो राष्ट्र के लिए प्रेम, जो यहाँ पे के लिए है, इसका यहाँ पे क्या हो गया है, लोप हो गया है। जैसे देश प्रेम, देश के लिए प्रेम हो गया यहाँ पे। रसोई घर, रसोई के लिए घर हो गया। राह खर्च, राह आ का इसमें मात्रा, राह के लिए खर्च है ना, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान गृह, नहाने के लिए जो घर होता है वो हमारा क्या होता है, स्नान गृह होता है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। गौशाला, गो के लिए शाला है ना। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यहाँ पे इन विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी तरीके से प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। वृद्ध आश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। रेल टिकट, रेल के लिए टिकट, ये हमारे क्या हो गए हैं, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यहाँ पे हम इन सभी विभक्तियों का इसमें हमारा क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। प्रश्न हमारे में किस तरीके से आ जाता है कि हमें ये लिखा दे दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है या कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है, इस तरीके से प्रश्न आ जाता है। इसके बाद आता है अपादान समास। अपादान कौन सा होता है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, जिस समास में अपादान की से विभक्ति का लोप होता है, जो ये से है, से विभक्ति है, इसका इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पाप मुक्त, अर्थात पाप से मुक्त, जो पाप से मुक्त है वो क्या, उसको हम एक शब्द में बोले तो पाप मुक्त। जलहीन, जल से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन हो गया, देश से निकाला हो गया। ऐसे ही रण मुक्त हो गया, रण से जो मुक्त है। पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट है। गुणहीन, जो गुणों से हीन है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट हो गया। जन्म से जो अंधा है, जन्मांध हो गया। और भयभीत, भय से जो भीत है वो हो गया। तो हमने क्या देखा, अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप हो जाता है। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में संबंध की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, वहां पे कौन सा समास होता है, हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। सीमांत, जहाँ पे सीमा का अंत है ना, इसमें सीमा का जो विभक्ति है इसका यहाँ पे लोप हो जाता है, सॉरी। गृह स्वामी, गृह का स्वामी हो गया। देश रक्षा, देश की रक्षा। गंगा जल, गंगा का जल। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। कृष्ण भक्त, कृष्ण का भक्त हो गया यहाँ पे। राजमहल, राजा का महल। राजकुमार, राजा का कुमार। लोकहित, लोक का हित। इसी तरीके से सेना नायक, शिव भक्त, राज आज्ञा। और घुड़सवार, घोड़े का सवार, ना कि घोड़े पर सवार। यहाँ पे जो हमारा घुड़सवार है किस में आएगा, ध्यान रहे। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में यहाँ पे भी ये समाज लिखा हुआ है, ये समास है, में अधिकरण की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। किसका, में और पर का लोप हो जाता है इस वाले समास में। कैसे देख लेते हैं इसमें भी उदाहरण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। आप बीती, आप पर बीती। जलमग्न, जल में मग्न, ये ऐसे आएगा, ये मिसप्रिंट है। धर्मवीर, धर्म में जो वीर है। वनवास, वन में वास। पेट दर्द, पेट में दर्द। स्नेह मग्न, स्नेह में जो मग्न है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो इसके तत्पुरुष समास के जो भेद थे, हमने ये यहाँ पे 6 के 6 देख लिए हैं। इसमें द्वितीय से लेके सप्तमी तक के विभक्तियों को लिया गया है। ठीक है, इसमें
जो हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। इसमें हमने द्वितीय से लेके क्रम से लेके हमने इसका अधिकरण तक इसको पढ़ा है। इसमें जो विभक्तियाँ आती हैं हमने उनको समझा कि कैसे उनका लोप हो जाता है, एक एक करके हमने पूरे के पूरे इसके सभी को लिखा है। आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे इस वीडियो को आप इस लेक्चर को, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों शब्दों में क्या होता है, उपमेय उपमान हो और विशेषण विशेष्य का संबंध हो। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्या हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। कैसे हो अभी देख लेते हैं ये चीज़ भी। देखो, और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे है जो या के समान हो गया, के समान है ना, या रूपी हो गया। इन शब्दों से भी हम इसमें क्या होता है, हमें इससे भी हम इसकी पहचान होती है। अगर जो इसमें मेन जो होता है वो क्या होता है, उपमेय उपमान होता है और विशेषण विशेष्य होता है। ठीक है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, किसके बारे में बोला गया है, जो पुरुष है वो क्या है, वो महान है। चरण कमल, चरण कमल क्या हुआ, कमल के समान चरण है जिसके, वो क्या है हमारा यहाँ पे चरण कमल। इसमें क्या है, इसमें इसका उपमान दिया गया है। किसको दिया गया है, कमल क्या है, चरण जो हमारे कैसे हैं, वो हमारे कमल के समान हमारे यहाँ पे चरण हैं। तो ये यहाँ पे उपमेय और उपमान है इसमें, है ना। कमल नयन, कैसे हमारे जो नयन है वो किस रूपी है, वो हमारे कमल रूपी नयन है। कैसे हैं हमारे नयन, कमल रूपी है। यहाँ पे उपमेय और उपमान है इसमें, है ना। अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है। नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ पे क्या है, ये विशेषण है, नीला है। कैसा है गगन हमारा, नीला है जो गगन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान जो मुख है जो चंद्र के समान, तो यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रमुखी। मृगनयनी, मृग के समान जिसके नयन हो वो क्या है हमारा यहाँ पे मृगनयनी। प्राण प्रिय, प्राणों से जो हमें प्रिय है या प्राणों से हमें जो प्यारा है वो क्या है, प्राण प्रिय। परमानंद, परम है जो आनंद, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे, कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है, और इसका जो प्रथम पद होता है इसका भी प्रथम पद हमारा क्या होता है, प्रथम पद इसका प्रधान होता है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया संख्या 2, 3, 4, है ना, 5, ये सब क्या है, ये जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है। दोपहर का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, दोपहर आएगा यहाँ। दो पहरों का समूह जो होता है, देखो यहाँ पे समूह की बात हो रही है ना, जहाँ पे समूह समाहार हो उन वस्तुओं का, तो वो क्या होगा, जहाँ पे समूह और समाहार होता है वहाँ पे हमारा द्विगु समास होता है। और अगर इसका तीसरा अगर हम देखें, अगर इसका तीसरा अर्थ निकलता है अर्थात करने के बाद, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे इसमें दोपहर, दो पहरों का समूह है यहाँ पे, है ना, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, दो पहरों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। त्रिलोक, तीनों लोकों का, यहाँ पे ये लोको आएगा, तीनों लोकों का जहाँ पे समाहार हो वो क्या होगा हमारा, त्रिलोक होगा, है ना। चार राहों का समूह, चौराहा क्या है, चार राहों का जो हमारा समाहार, चार राहों का जो हमारा समूह है वो क्या होगा हमारा, चौराहा होगा। चार पाई, चार पायों का समूह, यहाँ पे भी चार जो पायों का समूह होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा द्विगु समास में आएगा। पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह, ये यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट है। पंचवटी, 5 वटों का जो समूह होता है, 5 वट जो थे जहाँ पे हमारी ये है वो हमारा क्या है, 5 वटों का समूह हो गया। नवरात्रि, 9 रात्रि जो होते हैं, जो नवरात्रि हम मनाते हैं वो नवरात्रों का समूह। सप्ताह का अर्थ क्या होता है, 7,
इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, 7, 7 दिनों का समूह। ऐसे ही तिरंगा, 3 रंगों का जो समूह हमारा तिरंगा है, 3 रंगों से बना हुआ है। त्रिफला, 3 फलों का, यहाँ पे फिर से 3 फलों का जो समूह है वो हमारा त्रिफला हो जाता है। त्रिभुवन, 3 भवनों का जो समूह है वो त्रिभुवन में आ गया। नव रत्न, 9 रत्नों का समूह। ऐसे ही चौमासा, 4 मासों का जो समूह होता है वो हमारा चौमासा होता है। अब हम इसमें एक हमें थोड़ा संदेह रहता है कि जैसे कि बहुव्रीहि समास में भी ऐसे हमारे संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, पर उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक अलग अर्थ निकलता है, उसका कुछ जो तीसरा अर्थ होता है वो प्रधान होता है। अर्थात करके जो हमारा निकलता है वो किसी एक के लिए क्या होता है, वो विशेष होता है किसी के लिए, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अगर हमारे प्रश्न आते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें अगर इस तरीके से बहुव्रीहि या द्वंद्व में द्विगु समास में से अगर बहुव्रीहि पहले दे रखा है तो हम पहले जो हमारा प्रथम जब हम उसको देंगे तो हम उसमें बहुव्रीहि को हम उसको प्रथम उसमें स्थान देंगे, ठीक है। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने पर और, तथा, अथवा आदि भी लगता है, ठीक है। पर ये क्या होते हैं, या तो एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, है ना, ये तो या तो ये पूरक होते हैं और ये क्या होते हैं, या तो ये किसी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, ये होता है। जैसे छल कपट, छल और कपट हो गया, खरा खोटा टा, खरा और खोटा हो गया। लेना देना, लेना और देना क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। खरा खोटा हो गया। छल और कपट भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा हो गया। दाल रोटी का उदाहरण जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिया था, दाल रोटी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, है ना। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। ऊंचा ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा हो गया। ऐसे उतार अथवा चढ़ाव हो गया। भला बुरा हो गया, भला या बुरा हो गया। अपना या पराया हो गया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्या है, इसमें एक दूसरे के ये विपरीत हैं, उल्टे हैं। हमारा अब आ गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है ये देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद हमारे क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। यहाँ पे अप्रधान होते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या होते हैं, हमारे पद प्रधान नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं और इनका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है तथा वही प्रधान होता है। क्या होता है, जो हमारा उसका तीसरा अर्थ निकलता है वो ही क्या होता है, प्रधान होता है, वो विशेष होता है। इसमें समस्त पद के शाब्दिक जो अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ भी निकलता है, अर्थात जो हमारा किसी चीज़ के लिए रूढ़ हो गया है वो हमारा इसमें अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। इसके उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे महावीर जो शब्द है, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, ये किसके लिए है, जो महान है वीर। ऐसे तो बहुत सारे हैं, महान बहुत वीर होते हैं, पर इसमें क्या है, अर्थात हनुमान जी, जो हनुमान है वो क्या है, महान है जो वीर हनुमान। ऐसे ही चंद्रमौली, चंद्रमौली क्या है, चंद्र मौली पर जिसके हैं वो क्या है, शिव, है ना। शिव के जो मौली पे क्या है, चंद्र हैं। विषधर, है ना, विष को धारण करने वाला, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है, ये क्या है, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, जो विष को धारण कर लेता है वो क्या होता है, हमारे सांप होते हैं। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, ठीक है। नीलकंठ में क्या हो गया, जिनका कंठ नीला है वो कौन है, वो शिव के लिए रूढ़ हो गया। ये हमारा शुरू से हमें हमारे दिमाग में एकदम से यही आता है कि नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिनका, किनका, शिव। पंकज, पंक, पंक अर्थात कीचड़ में जो जन्मा है ना, जो जन्मा है अर्थात कमल, है ना। ऐसे ही पीतांबर, पीतांबरधारी, पीतांबरधारी क्या हो गया, पीले वस्त्र जिसके, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं वो कौन है, कृष्ण है या फिर विष्णु जी हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, है ना, उदर,
उदर है जिसका, क्या है, उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे देखो संख्या आ गई है इसमें 10, 10 आनन, तो क्या है ये किसके लिए यहाँ पे, लेकिन जो रावण के लिए अर्थात करके इसमें क्या आ रहा है, रावण आ रहा है। हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हमें रावण का आ रहा है कि 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। चक्र पाणी, चक्र है पानी यानी कि हाथ में जिनके, कौन है वो, हमारे विष्णु, है ना। गिरिधर, गिरिधर, गिरि को, जो गिरि है उसको धारण करने वाले, कौन है, करने वाले कृष्ण जी, अर्थात कौन है, कृष्ण जी है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात कौन, राक्षस। निशाचर कौन है, राक्षस के लिए यहाँ पे ये क्या रूढ़ है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, अर्थात शंकर जी, शंकर शिव जी भगवान। आप अगर देखे जाए तो ये हमारे क्या है, ये इनके लिए रूढ़ हो चुके हैं जो ये शब्द हैं। अर्थात करके जो हमारे दिमाग में एकदम से जो अर्थ आता है, जो एकदम से हमारे दिमाग में एकदम से आता है, वो क्या है, ये इनके लिए, सबके लिए क्या है, ये रूढ़ हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक करके सभी को देखा है। अव्ययी भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें हमारा प्रथम पद प्रधान होता है, उसमें उपसर्ग होता है या फिर उसमें अव्ययी शब्द होते हैं, और वो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रथम, उनके पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है, और इसके 6 भेद अलग अलग होते हैं जो हमारे कारक चिन्हों से के लोप से होते हैं, जो बनते हैं वो होते हैं, वो द्वितीय से लेके सप्तमी जो उसकी विभक्ति होती है वहाँ तक ये होते हैं। और कर्मधारय समास में हमने देखा कि विशेषण और विशेष्य होता है इसमें, और उपमा और उपमेय की प्रधानता होती है इसमें। द्विगु समास में क्या होता है, हमारा प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में एक दूसरे से द्वंद्व रहता है, या तो वो उसके विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, या फिर वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद हमारे अप्रधान हो जाते हैं, और जो उनसे अर्थ निकलता है वो अपने आप में एक विशेष होता है, या वो आप बोल सकते हो उस चीज़ के लिए वो रूढ़ हो गए हैं वो शब्द। जैसे हमारे दिमाग में एकदम से वो चीज़ें आ जाती है कि जैसे कि हमने देखा कि लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, हमारे एकदम से हमारे में दिमाग में आता है कि अर्थात गणेश जी हो गया, है ना। जैसे दशानन कहते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, 10 हैं आनंद जिनके, जैसे कि रावण, है ना। ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, ये हमारे समास थे। अब हम इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि हमारे प्रश्न उत्तर किस तरीके से आते हैं समास के, जो हम एक बार प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें उपमेय, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उपमेय, उपमेय या उपमान और विशेषण या विशेष्य होते हैं, वह कौन सा समास होता है। अगर हम देखें, ये हमारे परिभाषा से बनने वाला प्रश्न है। अगर हम अपनी परिभाषाओं को भी अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो कई बार क्या होता है, उनसे भी, उनके बीच में से कोई शब्द ले लिया जाता है और उससे भी प्रश्न बन जाता है। जिस समास जिसमें उपमेय और उपमान या विशेषण या विशेष्य होते हैं, वो कौन सा समास होता है, हमने अभी पढ़ा है। अगर देखें तो क हमारा तत्पुरुष, कर्मधारय है, ख पे हमारा क्या है, तत्पुरुष है, ग पे हमारा द्विगु है, और हमारा घ पे क्या है, हमारा द्वंद्व है। तो आपको पता है उपमेय और उपमान और विशेष्य और विशेषण की प्रधानता किस समास में रहती है, ये हमारा कर्मधारय होता है। कर्मधारय में मैंने जैसे कि आपको अभी ऊपर बताया है, उसमें उपमेय और उपमान की प्रधानता रहती है। जैसे कमल समान, जैसे चरण हो गया, चरण कमल हो गया, है ना। कैसे हमारे चरण कमल जैसे, कमल रूपी हमारे जो चरण है, या मृगनैनी हो गया, ये सब क्या है, उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेष्य हो जाता है। ये हमारा किस में आएगा, कर्मधारय। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा इसका, कर्मधारय होगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, हमने ऊपर पढ़ा है जैसे कि दोनों किस में प्रधान होते हैं, दोनों पद हमारे किस में प्रधान होते हैं, सोचिए किस में होते हैं, हमारे तत्पुरुष में होते हैं, बहुव्रीहि में होते हैं,
या फिर ग पे अव्ययी भाव में होते हैं, या घ हमारे द्वंद्व में होते हैं। किस में होते हैं? जैसे कि हमें पता है द्वंद्व होता है हमारा। तत्पुरुष में क्या होता है? हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, या इसको द्वितीय पद भी बोल सकते हैं, है ना। द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में आपको पता है इसका कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है इसका? तीसरा ही कोई पद प्रधान होता है, अर्थ इसका अलग ही निकलता है। और अव्ययी भाव में जैसा कि आपको पता है पूर्व पद या प्रथम पद आप कह सकते हैं प्रधान होता है, प्रथम पद होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? हमारे दोनों क्या होते हैं? पद इसमें प्रधान होते हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास है? अब देखिए त्रिभुवन में कौन सा समास है? क पे हमारा तत्पुरुष है, ख पे हमारा बहुव्रीहि है, ग पे हमारा क्या है? द्वंद्व है, सॉरी द्विगु है, और घ पे हमारा क्या है? द्वंद्व है। कई बार हमारे में क्या आता है? प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आपको समास दे दिया जाता है, उसमें चारों के चारों जो चार ऑप्शन आते हैं वो दे दिए जाते हैं, और आपको एक शब्द दे दिया जाता है, जैसे त्रिभुवन यहाँ पे दिया है, तो हमें इसमें बताना होता है कि इसमें कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है, हम अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इसका हमें समास विग्रह करके देख लेना चाहिए। समास विग्रह हम कैसे करेंगे? जो हमारा समस्त पद है उसका हम अगर विग्रह कर लेते हैं, तीन है ना, त्रि का मतलब तीन, भुवन मतलब तीन भवनों का जो समूह है वो क्या होगा हमारा, है ना, क्या होगा? अब हमें यहाँ पे सॉरी साफ साफ पता चल रहा है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होगा वो क्या होगा हमारा? यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, है ना। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है या संख्यावाची होता है वो क्या होता है? कौन सा होता है हमारा? क तत्पुरुष होता है, ख हमारा द्विगु होता है, ग हमारा द्वंद्व होता है, घ हमारा कर्मधारी होता है। कौन सा होता है? बिल्कुल आसान है। अब हमने पढ़ लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है, हमारे दिमाग में वो चीज़ अब बैठ गई है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने इसको समझा है। जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वो हमारा द्विगु होता है। निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, है ना। तो यहाँ पे समास पूछ लिया है द्विगु, और उसके चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। क पे हमारा त्रिभुवन है, ख पे हमारा नवरत्न है, ग पे हमारा चौपाया है, और ये हमारा क्या है? घ पे हमारा त्रिवेणी है। तो हम क्या करेंगे? हमें अगर ये लग रहा है कि हमें तो ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसका विग्रह कर लेंगे। तीन भवनों का समूह, ठीक है, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह जहाँ पे होगा, चौपाया चार पाए जहाँ पे होंगे ना, चार पाए, और त्रिवेणी, यहाँ पे त्रिवेणी क्या है? तीन वेणियों का संगम जो होता है वो, अर्थात करके जब इसका आंसर निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? त्रिवेणी इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। उपकूल में कौन सा समास है? अब हम देखें तो यहाँ पे उप हमारा क्या है? हमें देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे उप हमारा क्या है? कौन सा समास हो जाएगा? क द्वंद्व हो जाएगा, ख कर्मधारय हो जाएगा, ग हमारा क्या है? अव्ययी भाव हो जाएगा, या घ हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हमारा प्रथम पद इसमें क्या है? इसमें उप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा, है ना। हम इसके अगर टुकड़े करके देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा जो उप है वो अलग से निकल रहा है, तो उपकूल जो है क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? क विच्छेद करना होता है, ख संयोग करना होता है, ग विस्तार करना होता है, या घ संक्षेप करना होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि समास का क्या अर्थ होता है। अगर हम अपनी नॉर्मल, अगर हम अपनी भाषा में बोले, अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो समास का क्या अर्थ होता है भाई? समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ संक्षेप करना होता है। जैसे कि हमने विच्छेद क्या हो गया? हमने जब उनको अलग अलग करा तो उसका विग्रह हो गया, वो क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। और संयोग तो मेल होता है ना,
विस्तार उसको खोलना होता है। तो संक्षेप क्या है यहाँ पे हमारा, समास का अर्थ क्या होगा, संक्षेप करना, है ना। समास का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है, क छल कपट नहीं है, ख राजा प्रजा नहीं है, ग हाथों हाथ नहीं है, या घ ऊंचा नीच नहीं है। ऊंचा नीच क्या, ये प्रश्न ही गलत है। इसमें पूछना चाहिए था कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे द्वंद्व मिसिंग है, ये लिख लेते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। छल और कपट हो गया, राजा और प्रजा हो गया, ऊंचा नीचा, है ना, या ऊंच नीच हो गया, हाथों हाथ, हाथों हाथ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हाथों हाथ हमारा अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, हाथों हाथ, हाथ हो, है ना, हाथ ही हाथ में हो गया, है ना। फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। क हमारा हो गया दशानन, 10 हैं आनन, जिसके अर्थात कौन, रावण, अर्थात करके इसका उत्तर हमें मिल रहा है, हमारे एकदम से दिमाग में आ रहा है। दशानन कौन है भाई, रावण के लिए यूज होता है। ख हमारा क्या हो गया, महावीर, महान है जो वीर, कौन है वो हमारे हनुमान जी हो गए, है ना। ग पंसेरी, इसका हमारे दिमाग में नहीं कर रहा है क्लिक। अगर हम घ देखें, नीलकंठ, है ना, नीलकंठ क्या है, नीला है कंठ जिनका, कौन है वो, हमारे शिव हैं। पंसेरी कहने से हमारे मस्तिष्क में एकदम से वो नहीं आ रहा है, पंसेरी का क्या है। फिर यहाँ पे हमारा जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है वो हमारा पंसेरी हो गया, है ना। दाल रोटी में प्रयुक्त समास है, दाल रोटी में कौन सा समास है, ये यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। क पे, ख पे हमारा कर्मधारय है, ग पे हमारा क्या है, द्वंद्व है, और घ पे हमारा क्या है, द्विगु समास है। तो आप देख सकते हैं दाल और रोटी, दाल और रोटी क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, तो दाल और रोटी अगर हम अपने देखते हैं तो इसमें क्या है, ये हमारा द्वंद्व समास है। क्या है, ये हमारा द्वंद्व समास है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न भी देखे, जैसा कि आपने देखा कुछ प्रश्न लिए हमने, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समास के जो हमारे सभी भेद हैं उनको अच्छे से एक बार आपको इनसे मैंने आपको अवगत करा दिया है। अब मैं कुछ प्रश्न भी इसके और बना के आप इसमें डाल दूंगी, और साथ के साथ मैं कुछ और इसके उदाहरण जो है उनको भी इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।